जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। आज से हम लोग हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हिंदी को हम पूरी अच्छी तरह पढ़ेंगे, जिसमें आपका यूपीएसआई का लेवल होगा, यूपीएससी में जो आपका पीसीएस है उसका लेवल होगा और आपका आरओ एआरओ उसका लेवल होगा। तो हम 3 लेवल की हिंदी आज पूरी पढ़ेंगे और हिंदी को अच्छी तरह सीखेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं हिंदी को। और हिंदी में हम लोग सबसे पहले पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है वर्णमाला। और वर्णमाला से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते भी हैं। और वर्णमाला में कुछ नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये है कि वर्ण किस प्रकार से उसको अनुभव करना है, आपको उसको अपने जीवन में उतारना है कि इस वर्ड को हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्णमाला है क्या। तो वर्णमाला मैं बताऊं तो किताबों में ये लिखा हुआ है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि यदि हम बचपन के लेवल से देखें, हम छोटे थे तो हमने आ से ज्ञा तक जब हम क्रम वाइज पढ़ते हैं वोलम को, तो वो पूरा का पूरा वर्णमाला होता है। ठीक, आगे बात करें तो वर्णमाला पढ़ने से पहले हम जानते हैं भाषा को। भाषा क्या होती है दोस्तों? एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का जो आदान और प्रदान करेगा वो मात्र और मात्र भाषा के माध्यम से करेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की भाषा बोल रहा हो, इंग्लिश बोल रहा हो, आपका फ्रांसीसी बोल रहा हो, आपका हिंदी बोल रहा हो, संस्कृत बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, वो जो आदान और प्रदान करेगा, अपने विचार जो बताएगा दूसरे व्यक्ति को, वो भाषा के अनुसार बताएगा। और भाषा की बात करें तो भाषा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस धातु से मिलकर बना हुआ है। किस धातु से मिलकर बना हुआ है? तो ध्यान रखेंगे भाषा भास धातु से। किससे? भास धातु। अब ये भास धातु है क्या? ध्यान रखना, भास धातु एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये जानते हैं कि जो भाषा है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो भाषा ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। दोस्तों मैं बात करूं, जब इंसान ने पृथ्वी पर जन्म लिया था या पृथ्वी पर आया था तो उसके पास कोई भी भाषा नहीं रही होगी, है ना? ना ही लिखित होगी, ना ही मौखिक होगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा यूज करता होगा कि वो दूसरे व्यक्ति से कह सके कि यार मुझे भूख लगी है या फिर मुझे कहीं घूमने जाना, मतलब कुछ भी, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो संकेतों के द्वारा ही वो एक दूसरे को बताते होंगे कि हिरन आ चुका है, मैं हिरन के पास हूँ और मैं हिरन को मारने वाला हूँ, है ना? तो संकेत, है ना? तो हम ये समझ सकते हैं कि संकेत भाषा सबसे पहले आई है और संकेत के बाद आपका मौखिक आई होगी, उसके बाद आपका लिखित आई होगी, है ना? और आज हम सर्वगुण संपन्न हैं, भाषा के माध्यम से हम भाषा को अच्छी तरह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, संकेत कर सकते हैं। हम बात करें छोटे बच्चे की, तो छोटा बच्चा भी सबसे पहले संकेत करता है ना? उसे भूख लगती है तो वो कुछ ना कुछ इशारे करता है, आपको कुछ समझाएगा। तो संकेत का मतलब ये हो गया कि चिन्ह, है ना? चिन्ह, या कह सकते हैं इसको वर्ड, या कह सकते हैं ध्वनि। वर्ड। देखिए वर्ड का मतलब ये हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड ही होगी, है ना? वर्ड का मतलब ये हो गया आ से लेकर ज्ञा तक जो भी कुछ है वो सारा का सारा वर्ड है ना? तो इसका मतलब ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई आपकी वर्ड। और वर्ड की बात करूं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते भी होंगे, जब हमारे खेतों में नील गाय वगैरह वगैरह खेतों में घुस आते हैं तो हम उनको किस प्रकार से भगाते हैं? क्या हम उनको बोलते हैं कुछ कि नहीं हमारे खेत से जाओ? नहीं, हम केवल उनको वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो भगाने का सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं उसको लगा 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 लगा, है ना? इस प्रकार से हम लोग उसको भगाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के यहाँ देखा हुआ, कुत्ते बिल्ली गली में आ गए या घर में घुस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ ध्वनि निकालते हैं। ध्वनि मतलब वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि वर्ड क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो गई। और वर्ड को जाना है तो वर्ड आपके 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा स्वर, दूसरा होगा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर की, उसके बाद बात करेंगे व्यंजन की। तो आज हम पूरा का पूरा स्वर पढ़ेंगे। ओके,
तो स्वर को पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा और समझा दूं कि जो स्वर है और व्यंजन है, इनके बीच की एक कड़ी होती है जिसका नाम है अयोगवहा। क्या नाम है? अयोगवहा। दोस्तों, यदि अयोगवहा की बात करें तो अयोगवहा होता क्या है? आ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना, वहा का मतलब पिरवहा। मतलब एक ऐसा कोई भी शब्द जो जुड़कर ना चले। किससे जुड़कर ना चले? स्वर और व्यंजन से जुड़कर ना चले, वो कहलाता है आपका अयोगवहा। अयोगवहा में हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। अयोगवहा एक पढ़ेंगे आपका अंग और एक पढ़ेंगे अंगहा। ये आप हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, जो अंग है आपका वो अनुनासिक, और जो अंगहा है वो आपका अनुस्वार। क्वेश्चन आता भी है कि इनमें से अनुस्वार कौन सा है, इनमें से अनुनासिक कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि अनुनासिक आपका अंग और आपका अनुस्वार आपका अंगा। तो ये दो ही आपके क्या है? आपके अयोगवहा हैं। इनको हम स्वर नहीं कह सकते। तो दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, तो वो क्या आएगा वो आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी किताबों में स्वर 13 हम लोग पढ़ते भी हैं कि स्वर 13 होते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, स्वर 13 बिल्कुल नहीं होते। मैं आपको एक एक स्वर अभी गिनाऊंगा, ठीक? तो देखिए, स्वर की बात करें तो आ, ई, ऊ, ऋष, ए, ओ, अंग और अंगा। ये होते हैं हमारे स्वर, है ना? लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या 13 तो है, लेकिन अभी हमने अंग और अंगहा, इसको हमने क्या पढ़ा? इसको हमने पढ़ा अयोगवहा। इसका मतलब ये हो गया ये स्वर बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये आपके अयोगवहा है। तो आज से ध्यान रखेंगे हम लोग, स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारी संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत करके नहीं आना है आपको, बिल्कुल और बिल्कुल 11 ही लगा देना है, ठीक है? काफ़ी किताबों में 13 भी है, 13 आपको नहीं लगाना, आपको 11 ही लगाना है यदि आपको अपना क्वेश्चन सही करना है तो। दोस्तों, आगे बात करते हैं। हमने पढ़ा स्वर को कि स्वर कितने प्रकार के हो गए। स्वर आपके 11 प्रकार के हो गए। अयोगवहा हमने देख लिया। अब देखिए, अब पहले यहाँ से हम मिटाते हैं इसको। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्वर की बात करता हूँ 11, और यही बात करेंगे मात्रा की कि मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा डाउट रहता है कि मात्रा कितनी होती है। तो मात्रा को जानने से पहले हम सबसे पहली चीज़ ये जानते हैं कि मात्रा होती कौन कौन सी है ना? तो देखिए, मैं का की बात करूँ, का, की, को, क्र, के, क, को। अभी देखिए, अभी ये रह गया का आपका, है ना? तो का से लेकर को तक आपका क्या हो गया? आपकी मात्राएं हो गई। तो गिन सकते हैं यहाँ से यहाँ तक संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई? 11। लेकिन ध्यान रखना, ये 11 नहीं है। का की कभी भी कोई भी मात्रा नहीं होती। मतलब ये छोटे आ की मात्रा नहीं होती। अब काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है कि छोटे आ की मात्रा क्यों नहीं होती, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी, और आप यहाँ समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि मैंने बोला का, इस पर किसकी मात्रा? छोटे बड़े आ की, है ना? इस पर किसकी मात्रा? छोटी ई। इस पर किसकी मात्रा? बड़ी ई। इस पर किसकी मात्रा? छोटे ऊ की। इस पर किसकी मात्रा? बड़े ऊ की। इस पर किसकी मात्रा? ऋषि की, है ना? इस पर किसकी मात्रा? छोटे ए की, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग मात्राओं को देख सकते हैं। तो मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? तो मात्राओं की संख्या हो गई हमारी 10। तो दोस्तों, मात्रा कितनी हो गई? 10 हो गई। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आ जाता है कि जो आपका छोटा आ है यह एक अपवाद है और इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। इसकी मात्र और मात्र ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। अब हम लोग इसको अनुभव करके देखेंगे, सीखेंगे। देखिए, आप बोलो, मैंने बोला आकाश, है ना? तो जब हम आकाश बोल रहे हैं और जब हम छोटे थे तो हमको कैसे बोला जाता था? बोलते थे, बेटा लिखो आ का स,
है ना। जैसे आपने हमें लिखना है आज, है ना, तो हम क्या लिखते थे, क्या बोलते थे इसको, तो जो सर या मैडम होते थे वो कहते थे बेटा लिखो आज, मतलब ये जिसकी मात्रा है उसको तो हम थोड़ा लंबा खींचते हैं, है ना, लेकिन जिसकी मात्रा नहीं होती उसको हम बिल्कुल, और छोटे आ की कभी भी मात्रा हम लोगों को बताई नहीं गई और ना ही ये कहा है। जैसे हमने लिखा कमल, है ना, कमल, और हमने लिखा कमला। तो अब एक चीज़ सोचिए, जब हम छोटे थे तो ध्यान करो उस बचपन को, जब हम कमल लिखते थे या बोला जाता था हमें कमल, तो कभी हमें ये कहा गया कि का पे छोटे आ की मात्रा लगाओ, माँ पे छोटे आ की मात्रा लगाओ, ला पे छोटे आ की मात्रा लगाओ, नहीं। लेकिन जब हम लिखेंगे कमला तो हमें बोला जाएगा क म ला पे बड़े आ की मात्रा लगाओ। तो यहाँ से सिद्ध ये हो गया कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती और ये सारी की सारी मात्राएं हैं। तो दोस्तों आज से हम ध्यान रखेंगे, मात्रा कितनी हो गई, मात्रा हमारी 10 हो गई, स्वर कितने हो गए, स्वर हमारे 11 हो गए। ये पॉइंट क्लियर। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे दोस्तों यहीं से मैं एक क्वेश्चन आपको निकालता हूँ। ये हमारा मात्रा था और मात्रा हम लोगों ने पढ़ी है अभी 10। पहली बात कर लेते हैं कि वर्ड कितने होते हैं कुल। वर्णमाला में वर्ड की बात करें तो इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनका दुगना कर दो, मतलब 26 दूनी 52, तो कुल हमारे 52 वर्ड होंगे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए इस शब्द में वर्ड कौन सा है या इस शब्द में अक्षर कितने हैं। अक्षर कितने हैं या वर्ड कितने हैं, तो अक्षर और वर्ड अभी आप 1 सेकंड में सीख जाएंगे। देखिए जैसे किसी ने बोला कि बताओ राम में कितने वर्ड और कितने अक्षर हैं। किसी ने बोला कि कुछ भी लिख लो, कुमार में कितने वर्ड और कितने अक्षर हैं, है ना। 1 मिनट, चलो दूसरा शब्द ले लेते हैं। सतीश में कितने वर्ड और कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों जब हम अक्षर और वर्ड निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ में कि जैसे मैंने लिखा राम, तो हम क्या करेंगे, इसका जिस प्रकार से हम लोग संधि सीखते हैं, है ना, संधि से हम प्रत्येक शब्द को अलग अलग कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम इसको अलग करेंगे। अब कैसे करेंगे तो वो देखिए। आपने लिखा राम, तो देखो रा प्लस मात्रा किसकी है, बड़े आ की, ओके, ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखें माँ, मात्रा किसकी है, किसी की मात्रा नहीं। जिस व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं होती उस पर ध्यान रखेंगे हमेशा छोटे आ की ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। तो छोटे आ की ध्वनि होती है और प्रत्येक आपकी क्या होती है, मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से हम एक पॉइंट निकल के आता है कि जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो ध्यान रखना इस पर हम लोग विसर्ग लगाते हैं, सॉरी हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हलंत। अब ये आपका शुद्ध व्यंजन हो गया। जब हमने हलंत लगा दिया तो ये शुद्ध व्यंजन हो गया। और ध्यान रखना प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से ही मिलकर बनता है, स्वर की सहायता से। यदि आपने का भी लिखा हुआ है तो का में भी क्या है, आपकी छोटे आ की ध्वनि है, स्वर इसमें 100% होगा ही होगा। जब हम स्वर को अलग कर देते हैं तो ये आपका शुद्ध व्यंजन हो गया, मतलब संस्कृत का शब्द हो गया, है ना। दोस्तों आगे देखें, सतीश लिखा हुआ है तो सतीश को हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो देखो स, इस पर कोई मात्रा नहीं लेकिन ध्वनि किसकी, छोटे आ की, सा आ, सा आ रहा है इसमें, सा, त, मात्रा किसकी, बड़ी ए की, ती, उसके बाद सा सीटी। सा पे कोई मात्रा नहीं, जिस पर कोई मात्रा नहीं उस पर क्या होती है, उस पर आपकी ध्वनि होती है छोटे आ की, है ना। दोस्तों ये हो गया आपका, इसका संधि विच्छेद हमने कर दिया। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें वर्ड कितने हैं और अक्षर कितने हैं, वर्ड कितने हैं और अक्षर कितने हैं। दोस्तों ध्यान रखना, वर्ड में हम प्रत्येक वर्ड को गिनेंगे, चाहे वो ध्वनि हो, मात्रा हो या वो वर्ड हो, ध्वनि हो, मात्रा हो, वर्ड हो। तो देखिए यहाँ वर्ड में हम क्या गिनेंगे, वर्ड में हम सभी को काउंट करेंगे, सभी को एक तरफ से काउंट करके लिख दो, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4, ओके। अब हम अक्षर की बात करें तो अक्षर में दोस्तों ध्यान रखना, अक्षर में केवल और केवल हम मात्रा या ध्वनि, मात्रा या ध्वनि इसको ही गिनते हैं और किसी चीज़ को गिनते नहीं। अक्षर में केवल मात्रा और ध्वनि को गिनते हैं और वर्ड में हम प्रत्येक चीज़ को गिनते हैं जो हमें दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर मात्रा कितनी है और ध्वनि कितनी है। तो देखो ये तो आपका वर्ड था,
ये आपकी क्या है, ये आपकी मात्रा है ना। तो ये मात्रा हो गई, ये वर्ड था, लेकिन ये क्या है, ये आपकी ध्वनि है। ये मात्रा है और ये ध्वनि है ना। और मैंने कहा या तो मात्रा को गिनेंगे या ध्वनि, मतलब मात्रा होगी तो मात्रा को भी, ध्वनि होगी तो ध्वनि को। तो यहाँ पे ये देखेंगे, एक ये है, दूसरा ये है, तो अक्षर कितने हो गए, अक्षर हो गए इसमें 2। ये पॉइंट क्लियर दोस्तों। आगे लिखा हुआ है सतीश, तो सतीश में देखेंगे सबसे पहले वर्ड कितने हैं। तो वर्ड में मैंने कहा एक तरफ से आप लोग गिन दो, 1 2 3 4 5 6 वर्ड आपके 6। हम बात करें अक्षर कितने हैं इसमें, तो अक्षर में मात्रा और ध्वनि, ये वर्ड है आपका, छोड़ दो ये ध्वनि, ये वर्ड है छोड़ दो ये मात्रा, ये वर्ड है छोड़ दो ये ध्वनि, है ना। तो 1 2 3 अक्षर कितने हो गए, अक्षर हो गए 3। पॉइंट क्लियर। तो अक्षर और ध्वनि पूछेगा तो आप आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, इतना पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा। दोस्तों अभी हम स्वर की बात कर लेते हैं, और स्वर हमने जान लिए कि स्वर कितने होते हैं, स्वर संख्या में हमारे 11 होते हैं, है ना। तो स्वर में सबसे पहले जानते हैं हम लोग संयुक्त स्वर को, किसको, संयुक्त स्वर। तो पूछ भी लेता है कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। तो देखो संयुक्त का मतलब मिलकर, स्वर का मतलब स्वर, मतलब एक ऐसा स्वर जो मिलकर बना हो, मतलब किससे मिलकर बना होगा, वो स्वरों के मेल से ही बना होगा। जब 2 या 2 से अधिक स्वर आपस में मिलते हैं, या कह सकते हैं 2 स्वर आपस में मिलते हैं, तो एक नया वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड को कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो ये संख्या में आपके होंगे 4, कितने होंगे 4, ठीक है। तो इसको सीखना है अच्छे से। पहला है छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो आगे दोस्तों देखें ए, तो ए किससे बनेगा, आ या बड़ा आ प्लस ई या बड़ी ई। जब आ ई आपस में मिलेंगे, मतलब चाहे ये मिल जाए, ये इससे मिल जाए, ये इससे मिले, या फिर ये इससे मिले, तो क्या बनाएगा, वो छोटा ए बनाएगा। क्या बनाएगा, छोटा ए। दोस्तों आगे बात करें तो बड़ा ए, बड़ा ए किससे मिलकर बनेगा, तो ध्यान रखेंगे आ बड़ा आ जब आपस में किससे मिले, वो आपका छोटे ए से मिले। किससे मिले, छोटे ए या बड़े ए से जब मिलेंगे आपस में, तो क्या बनाएंगे, वो बड़ा ए बनाएंगे। पॉइंट क्लियर। यहाँ देखें ओ को, तो ओ में आ और बड़ा आ, जब आपका ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जब आपस में इससे मिलेंगे, मतलब कह सकते हैं ये इससे मिले, या फिर ये इससे मिले, या फिर ये इससे मिले, या फिर ये इससे मिले, तो क्या बना सकता है, वो बनाएगा छोटा ओ बनाएगा। यहाँ देखें आगे बड़ा ओ, तो बड़ा ओ में क्या होता है कि आ और बड़ा आ किससे मिलेगा, वो मिलेगा ओ या फिर ओ, तो क्या बनाएगा, वो बड़ा ओ बनाएगा। तो ये हमारे जो 4 दिख रहे हैं वो हमारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। क्या है, संयुक्त स्वर। दोस्तों यही मैं आपको एक पॉइंट और समझा दूं कि जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो उसमें गुण संधि और वृद्धि संधि को जानेंगे, तो पूछता है यहाँ से। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेते हैं कि छोटा ए और छोटा ओ, इसको हम लोग बोलते हैं गुण संधि। क्या बोलेंगे, गुण संधि। आगे बात करें बड़ा ए और बड़ा ओ, तो ये होता है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि एक पॉइंट हमारा संधि से भी हो गया, ठीक है। गुण संधि छोटा ए छोटा ओ, वृद्धि संधि छोटा ए और बड़ा, तो सॉरी बड़ा ए और बड़ा ओ। दोस्तों तो ये हमारा संयुक्त स्वर हो गए। चलिए दोस्तों आगे देखें तो हमने संयुक्त स्वर जान लिए। अब स्वरों के प्रकार देखते हैं। तो ध्यान रखना स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर हमारे 5 प्रकार के रहेंगे। कितने प्रकार के, मात्र और मात्र 5 प्रकार के रहेंगे। और प्रत्येक आपका माइंड में ये सेट हो जाएगा किस प्रकार से। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर। आप प्रत्येक चीज़ को नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ये आपकी हिंदी की पहली क्लास है, अभी हिंदी शुरू ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको इंटरेस्ट आएगा, अब आप थोड़ा ध्यान देते जाएं और यहाँ से क्वेश्चन अब आते हैं, ठीक है। उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर। तो उच्चारण और मात्रा काल का मतलब क्या होता है, तो पहले देखते हैं कि उच्चारण और मात्रा काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके 3 प्रकार के होंगे, ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि उच्चारण और मात्रा काल के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। पहला आपका ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। दोस्तों यहाँ पर देखें ह्रस्व का मतलब क्या होता है। ह्रस्व का मतलब होता है जिसमें और जिसमें केवल एक मात्रा काल का समय लगे। कितनी मात्रा काल का, एक मात्रा काल का। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा हो गया, तो बड़े का मतलब ये हो गया जिसमें 2 मात्रा काल का समय लगे। ये क्वेश्चन आता भी है कि 2 मात्रा काल का समय किस में लगता है, तो ध्यान रखेंगे दीर्घ स्वर में लगता है। एक मात्रा काल का समय किस में लगता है, तो वो आपका ह्रस्व। मात्रा काल का मतलब ये हो गया उस पर कितनी मात्रा लगी हुई है, ठीक है ना, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, 2 ही मात्रा होती है हमारी। तो यहाँ पर देखेंगे प्लुत, तो प्लुत में होता क्या है जिसमें 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगे, 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगे। ये हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होता और आज हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना, आपने अच्छे से पढ़ा है इसको। चलिए देखते हैं। तो एक मात्रा काल में बात करें तो एक मात्रा किसकी होती है, तो यहाँ पर मैं एक बार स्वर लिख दूँ, आ ई उ ऋष ए ओ ओ। दोस्तों अब एक मात्रा किसकी है, ठीक है ना, तो देखो इस पर आप जानते हैं एक ये उ और ऋष, आ ई उ और ऋष, है ना। इस पर कितनी मात्रा थी, मात्र एक मात्रा थी, ठीक है ना। और बाद बाकी देखेंगे तो सभी पर आप लोग मात्रा लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखें छोटा ए, तो छोटे ए की मात्रा ये होती है, बड़े ए की मात्रा ये होती है ना, तो हम इसको डबल मात्रा ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखें आ ई उ और ऋषि, आ ई उ ऋषि, इस पर जो होता है इसे हम कहते हैं ह्रस्व, या फिर इसको एक नाम से और जान सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आयूर। आयूर का मतलब हो गया छोटा आ, यू का मतलब उ, ई का मतलब ई और आर का मतलब ऋष, आयूर, ठीक। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये क्या होगा, ये हमारे हो गए ह्रस्व। आगे देखें दीर्घ, तो दीर्घ में क्या है, 2 मात्रा काल का समय लगता है। और ध्यान रखेंगे 2 मात्रा, जो बाद बाकी आपका जो बचा वो सारा का सारा 2 मात्रा है। कितनी मात्रा है, 2 मात्रा। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है ये संख्या में कितने होते हैं, तो ध्यान रखना दीर्घ हमारी संख्या में 7 होते हैं। आगे बात करें तो प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में होता क्या है कि प्लुत स्वर में 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगता है। और जिन स्टूडेंट ने, जिन दोस्तों ने कॉमिक्स बचपन में बहुत पढ़ी है या फिर कॉमिक्स देखते थे, है ना, मैं भी देखता था, शौकीन था, उसमें चाचा चौधरी वगैरह छपे होते थे। वो घूसा मार रहा है ना, पंच मार रहा है, तो पंच में एकदम धड़ाम आवाज़ आती थी, धड़ाम धड़ाम लिखा, उस पर लिखा होता धड़ाम, तो वो व्यक्ति गिरता हुआ दिखाया जाता था, है ना। तो कॉमिक्स में जब व्यक्ति गिरता हुआ दिखाया जा रहा है और उसकी जो आवाज़ निकल रही है आ, लंबी आवाज़ निकल रही है आ, ये निकल, उसमें से लिखा हुआ है धड़ा, है ना। तो इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा धड़ा, धड़ाम, तो धड़ाम को हम लोग कैसे लिखते थे, तो किस प्रकार से हम लोग कॉमिक्स में उसका यूज करते थे, तो हम करते थे धड़ाम, है ना। लिखा हुआ है राम, तो उसको लंबे से हम लोग करते थे, किस प्रकार से, राम, है ना, धड़ाम राम, है ना। तो इस प्रकार से जो हम लोग ये एस टाइप का जो बनाते थे बीच में, आपको ध्यान होगा जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ा हुआ है ना, कॉमिक्स देखा हुआ है बचपन में, तो वो समझ सकते हैं इसको अच्छे से कि प्लुत स्वर क्या होते हैं, ठीक है ना। यही आपकी जो मात्रा होती है वो आपका प्लुत होता है, ठीक। आगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इस एस का मतलब क्या होता है, इस एस का मतलब टू होता है ना। जब हम लोग मात्रा वगैरह निकालते हैं तो हम जानेंगे कि इस एस का मतलब टू होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करें तो आगे हम लोग जिह्वा के आधार पर देखते हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा
पश्च, अग्र मध्य और पश्च। अग्र मध्य पश्च, अब आप इसको अनुभव करके सीखें किस प्रकार से, वो देखिए। अग्र में क्या क्या आ सकता है ना, तो हमें आ से लेकर ओ तक बोलना है और इसको अनुभव करना है ना। तो अनुभव किस प्रकार से कराएंगे, देखिए। अग्र, अग्र में हम क्या बोलेंगे, यदि हमने बोला ए, कहाँ से निकला ए, हम बोला ओ, कहाँ निकल रहा है ओ, पीछे से आवाज आ रही है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर देखें अग्र में ई, हमने बोला देखो ई, 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 ए है ना। इसको अनुभव करके आप खुद ध्यान से बैठो और उसको बोलने की कोशिश करो। तो ई ए, ये क्या है, ये हमारा अग्र है। ई ए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अग्र हो गया है ना। तो अग्र भाग से हम लोग जीवा की बात कर रहे हैं, जीव, हमारी जो जीव है, ठीक है। मध्य, अब मध्य में हमारा क्या आ सकता है, देखो अब हमारा ई और ए कट गया। अब मध्य की बात कर रहे हैं तो मध्य में हमारा क्या आता है, आ। अब बोल के भी देखो, आ, आ, मतलब ना पीछे से आवाज आ रही है जीभ के, ना आगे से आ रही है, आपके कहां से आ रही है, मध्य से आ रही है, आ। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं पश्च भाग, है ना। पश्च का मतलब पीछे, और पीछे में क्या हो गया, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम बोलेंगे आ, तो कहां से, कंठ से आ रहा है ना। तो कंठ से आवाज आ रही है, तो इसमें क्या हो गया, आ हो गया है ना। आ के बाद हम देखें ऊ के बाद बड़ा ओ, हमारा ओ और बड़ा ओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे आपके पश्च हो गए, पश्च स्वर, ठीक। अब बात करते हैं ऋषि की, तो ध्यान रखना ऋषि इसमें मात्र और मात्र एक अपवाद है। आप बोल के देखो ऋषि, ऋषि, ऋषि। अब ऋषि में क्या हो रहा है, आपका जीभ इधर उधर लड़खड़ा रही है, पता नहीं ये समझ नहीं आ रहा कि वो आगे टच, मतलब वो आगे पीछे दोनों से टच होती है। आप इसको क्लियर नहीं कर सकते कि ऋषि जब बोल रहे हैं तो वो आपका अग्र है, मध्य है, पश्च है, ठीक है। तो ऋषि को आपने किसी भी केस में नहीं रखा, वो मात्र और मात्र इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये दो हो गए हमारे उच्चारण के आधार पर और जिह्वा के आधार पर। चलिए इसको मिटाते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आगे बात करें तीसरा, तो तीसरा है आपका ओठों के आधार पर, ओठों के आधार पर। अब ओठों के आधार पर हमारे ओठ दो प्रकार से काम करते हैं, एक तो व्रतमुखी और एक आपका अव्रतमुखी। हमने वो मिटा दिया ना, वो नहीं मिटाना चाहिए था, व्रतमुखी अव्रतमुखी। चलिए ऐसे समझ लेते हैं। तो व्रतमुखी अव्रतमुखी का मतलब आप समझ सकते हैं कि व्रत में क्या हो गया, व्रत में आपका मुंह गोल हो जाएगा। अव्रत में क्या होगा, अव्रत में आपका मुंह गोल नहीं होगा, आपका मुंह इधर उधर फैलेगा, है ना। तो प्रत्येक शब्द को हम लोग बोलेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। देखिए व्रत, मैं बोला आ, मैंने बोला ई ए, क्या गोल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो लिखेंगे, ठीक है ना। आ ई ई ऊ। अब देखिए ऊ में क्या हो रहा है, ऊ में आपके दोनों होठ गोल हो रहे हैं ना, गोल हो रहा है। तो गोल मतलब व्रत बनना है, तो इसका मतलब ये हो गया, वो इस कैटेगरी में आ गया, ऊ, ऊ। आगे देखें ऋष, ऋष ऋष ऋष, उसमें समझ में नहीं आ रहा कि वो मुंह किस प्रकार से हो रहा है। तो ऋषि, ऋषि के बाद ए, आप बोलो ए, नहीं हो रहा। हम आगे बात करें ओ, तो देखो ओ, हम बोले ओ, तो होठ हमारे क्या हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं, है ना। तो ओ और ओ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा व्रतमुखी हो गया, ये और अव्रतमुखी हो गया, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ओठों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ओठों के आधार पर हमारे दो प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। चलिए नंबर 4 की बात करें, तो नंबर 4 की बात करेंगे तो नाक और मुंह
देखिए नाक और मुंह से ध्वनि निकलने के आधार पर, है ना। तो अभी हम ये पढ़ चुके हैं, एक बार और समझ लेते हैं इसको। एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक। तो मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा किस प्रकार से, तो समझेंगे इसको। अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक में होता क्या है, इसमें आपका ये ये अंग की बिंदी, और अनुस्वार में आपका ये चंद्र बिंदी। मतलब ये अनुस्वार में केवल और केवल ध्वनि, मैंने कहा ध्वनि के आधार पर, है ना, ध्वनि निकलना। ध्वनि आपके दो प्रकार से निकल सकती है, एक तो नाक से और एक मुंह से। तो यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे अंग की बिंदी। तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि अनुस्वार में केवल और केवल ध्वनि आपकी कहाँ से निकलेगी, केवल नाक से निकलेगी, और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। कहाँ से? नाक और मुंह दोनों से। किस प्रकार से, वो देखिए। आप बोलिए अंग, बोलो रंग, भंग। मैंने बोला अंग रंग भंग, है ना। तो हम लोग एक बार अपनी नाक को बंद करें, नाक से ध्वनि ना निकल लेते हैं, और बोल के देखें इसको। अंग को बोल के देखिए, रंग को बोल के देखिए, तो कुछ अलग आवाज आएगी। बोलो अंग अंग रंग, आवाज नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि केवल और केवल नाक से ध्वनि जब ज़्यादा निकलती है तो वो हमारा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अनुस्वार की। तो अनुस्वार में हमने देखा था कि इसमें केवल और केवल नाक से ध्वनि सबसे ज़्यादा निकलती है। तो हमने पढ़ा अंग रंग भंग। जब हम अंग रंग भंग को पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जोर कहाँ देना पड़ रहा है? नाक से देना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि कहाँ से निकल रही है? नाक से निकल रही है। अब आगे देखें अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आपकी बराबर निकलती है, और नहीं निकालेंगे तो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे आपने बोला चांद, आपने बोला आंगन, तो हमने बोला नाक से भी और मुंह से भी। हमने बोला चा, तो नाक से भी और मुंह से। तो इसका मतलब ये हो गया, जब नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलेगी तब हमारा होगा अनुनासिक, और जब आपका केवल नाक से ध्वनि निकलेगी तो वो होगा हमारा अनुस्वार। या फिर एक तरीके से और समझ सकते हैं, जब चंद्र बिंदी लगा हो तो वो हमारा अनुनासिक हो गया, और अंग की बिंदी लगा हो तो हमारा अनुस्वार हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखें तो लास्ट इसमें रह गया है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर। अब मुख खुलने के आधार पर बात करें तो ध्यान रखना, मुख खुलने के आधार पर हमारे 4 प्रकार के होंगे, और सबसे कठिन यही है समझने के लिए, इसीलिए मैं इसको लास्ट में ही कराऊंगा। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के। तो पहला होता है बिब्रत, दूसरा अर्ध बिब्रत, तीसरा समृद्ध, चौथा अर्ध समृद्ध। इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं ओपन, हाफ ओपन, क्लोज, या फिर हाफ क्लोज। दोस्तों देखिए बिब्रत में क्या होता है? ओपन होता है। अब इसको समझ सकते हैं कि ओपन का मतलब क्या है। जब हम डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं छोटे बच्चों को दवा दिलाने, तो आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कहते हैं क्या कि बेटा करो आ, बोलो आ, मतलब मुंह पूरा खुलता है। जब हम आ बोलते हैं, बड़ा आ जब बोलेंगे तब क्या होगा? तब मुंह आपका पूरा खुलेगा। क्या होगा? मुंह आपका पूरा खुलेगा। तो मात्र और मात्र एक ऐसा स्वर है जिससे आपका मुंह पूरा खुलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ओपन या बिब्रत। जब माँ होती है, माँ बच्चे को जब दूध पिलाई होती है चम्मच से, तो क्या बोलती है वो? बेटा आ करो आ, तो बच्चा क्या करता है? आ, है ना, आ। तो आ जब बोलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो आपका हो जाएगा बिब्रत। पॉइंट क्लियर? आगे देखें अर्ध बिब्रत और अर्ध समृद्ध। यहाँ पर हाफ ओपन और यहाँ पे हाफ क्लोज, मतलब मुंह आधा बंद और आधा खुला। वो स्थिति ये हो सकती है, यही स्थिति हो सकती है। अब बंद की बात करें तो बंद में इतना, है ना, लेकिन कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा इसमें और इसमें रहता है ना। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं समृद्ध क्या है। तो समृद्ध में देखें तो समृद्ध में आप बोलिए ई में क्या है? मुंह बंद है, ई, है ना। तो हमने बोला ई और ई, मुंह बंद। हमने बोला ऊ, मुंह बंद है, ऊ,
ऊ, है ना। तो जब ऊ बोल रहे हैं तो ऊ में क्या हो रहा है, हमारा मुंह पूरा का पूरा बंद है ना। तो ई हो गया, ऊ हो गया। अब यहाँ देखें अर्धविव्रत, अर्धविव्रत मतलब जब आपका मुंह हल्का सा खुला हुआ है ना। तो इसमें आपके आ, ए और ओ, बड़ी ए और बड़ा ओ, और इसमें आ। लेकिन इसकी बात करें अर्धसंवृत, तो अर्धसंवृत में अब क्या बचा, इसमें ए आ गया, तो इसमें आपका छोटा ए और इसमें आपका छोटा ओ। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसको याद कर लें, उसमें फ़ायदा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 2-3 बार हम रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे ये स्वर कंप्लीट हो गए। आज हमने हिंदी में स्वर के बारे में जाना है, कल हम लोग पूरा व्यंजन के बारे में जानेंगे और पूरा का पूरा वर्णमाला को ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार से हम पूरी की पूरी हिंदी एक एक पॉइंट टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाएंगे और एग्ज़ाम होने तक हम अच्छे से हिंदी को कवर कर सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।